सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी के साथ देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। सबसे पहले करते हैं उनका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हैं। मिडल ईस्ट की तरफ 3 वॉरशिप बढ़ रहे हैं अमेरिका के। बताया जा रहा है कि इनमें 2200 सैनिक मौजूद हैं और कई सारे दावे इसी के साथ आ रहे हैं। क्या मेजर अपडेट्स हैं इतने दिनों के बाद जंग के? देखिए, मिडल ईस्ट में अमेरिका अपनी मिलिट्री पावर को तेजी से बढ़ा रहा है, यानी कि मजबूत कर रहा है। सीएनएन के मुताबिक ये सीएनएन ने खबर ब्रेक किया है कि 3 अमेरिकी वॉरशिप मरीन सैनिक मिडल ईस्ट भेजे जा रहे हैं और इसमें तकरीबन 2200 के आसपास अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसमें यूएसएस त्रिपोली, यूएसएस सैन डिएगो, यूएसएस न्यू ऑरलियंस शामिल है और इसमें यही है कि जो मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अमेरिका ये ऐसा कर रहा है। और मेरे को लगता है कि जो नेक्स्ट वीक में जो ये जंग है, ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी और इसके बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आज आपको मैं बताऊं तो इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने जो आईआरजीसी के प्रवक्ता थे जनरल अली मोहम्मद नैनी, उनको हवाई हमले में मार गिराया है। ये जनरल अली मोहम्मद नैनी वही आईआरजीसी के प्रवक्ता थे जिन्होंने ये बात कही थी कि नेतन्याहू के लिए सरप्राइज है और नेतन्याहू जल्द ही दुनिया से उनको हम मार गिराएंगे। ये बयान नैनी ने दिया था और अब नैनी को मारने का दावा इजराइल कर रहा है। देखिए, इजराइल की एक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोप ने शुक्रवार को लेबनान के दक्षिणी हिस्से में काफी कहें कि ज्यादा गोलाबारी की है और आईआरजीसी ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को निशाना बनाया है। अब इसमें मतलब कोई पुष्टि किसी तरफ से हो नहीं रही है। ईरान कह रहा है कि यूएस इजराइल के लोग पूरी दुनिया में सुरक्षित नहीं हैं। मतलब ये भी एक बड़ी स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आई है। उनके जो मिलिट्री स्पोक्सपर्सन है जनरल अबोल फजल शेखारची, उन्होंने कहा है ब्रिटेन के न्यूक्लियर सबमरीन बेस में घुसने की कोशिश हुई है और उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चेक गणराज्य में इजराइल से जुड़ी हथियार फैक्ट्री पर हमला हुआ है। तबरीज अटैक में बसीज फोर्सेस के 13 मेंबर मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे 3 जो अमेरिकी वारशिप हैं, उनको लेकर आज पूरी दुनिया में चर्चा सबसे ज्यादा रही है। बाकी खारग आइलैंड पर कब्जे की तैयारी ही देखा जा रहा है कि भाई जो ये 2200 सैनिक बढ़ रहे हैं, 3 जो वॉरशिप बढ़ रहे हैं, इसमें खारग आइलैंड के ऊपर जो कब्जे की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं ताकि होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा से खुलवाया जा सके। अब अभी यही है कि फारस की खाड़ी में भारत के 22 जहाज और 611 नाविक फंसे हुए हैं, वो भी आपको पता ही है। जो जंग चल रही है इसमें तकरीबन 3 लाख लोग जो भारत के हैं वो मिडिल ईस्ट से वापस लौटे हैं और 6 भारतीयों की मौत भी हुई है, एक लापता है। ये भी एक इसमें खबर है। बाकी आज एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये है कि जो जर्मनी है, जर्मन्स ने जो पूरा ये वॉर चल रहा है, इसको लेकर गजा नरसंहार मामले में जर्मनी ने इजराइल से अपना समर्थन वापस लिया है। यानी कि यूरोप, आप देखिए पिछले 1 सप्ताह से यूरोप के पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखेंगे तो वो इजराइल को लेकर बड़े असहज हैं। मतलब अमेरिका से उतने असहज नहीं है जितने इजराइल से हैं। तो जर्मन लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल से दूरी बना रहे हैं और ये काफी बड़ी अपडेट है। मतलब अगर आप बात करें कि भाई गजा के नरसंहार मामले में जर्मनी ने इजराइल से अपना सपोर्ट वापस लिया। पहले आप देखें कि गजा वाले मामले में यूरोपियन मुल्क बेसिकली इजराइल के साथ खड़े होते थे, लेकिन इस बार काफी अलग दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। बाकी ईरान पर अमेरिकी हमलों की तुलना जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 1941 में जापान द्वारा किए गए पर्ल हार्बर हमले से कर रहे हैं और काफी मतलब इसके लिए
चीजें हो रही जो अमेरिका का रक्षा डिपार्टमेंट डिफेंस डिपार्टमेंट है पेंटागन, वो युद्ध के लिए एक्स्ट्रा 200 अरब डॉलर की मांग कर रहा है। तो खैर ये प्रस्ताव देखते हैं कि पास होता है नहीं होता। हाँ, क्रूड ऑयल जरूर है जो पूरी दुनिया को इस जंग के बीच में परेशान कर रहा है। तो आज की ये अपडेट थी। जी। और इससे आगे बढ़े तो इसी का असर भारत में लगातार देखने को मिल रहा है। अभी खबर है कि गुजरात में भी भारी किल्लत है गैस की, और जिसकी वजह से प्रवासी अपने अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। लेकिन ये भी खबर है कि सिलेंडर की कालाबाजारी भी जोरों पर है, 5-5 हज़ार रुपए में भी मिल रहे हैं। हाँ, ये बड़े हैरान करने वाली खबर है कि जो सिलेंडरों की कालाबाज़ारी है, वो लगातार जारी है और 5-5 हज़ार रुपए में जो सिलेंडरों की कालाबाज़ारी हो रही है। इवन मैं देख रहा हूँ कि हर शहर में अब जो ढाबे हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन पे छापेमारी चल रही है और वहाँ पर अगर डोमेस्टिक सिलेंडर्स मिल जाते हैं, तो उन उन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। एक हैरान करने वाली खबर तस्वीर ये भी है गुरप्रीत कि इस सारे मामले में कि अ जो सिलेंडर हैं, सिलेंडर की पैनिक बुकिंग बेशक से घटी हो, मतलब अभी 55 लाख डेली डोमेस्टिक सिलेंडर्स की बुकिंग हो रही है। लेकिन जो एनर्जी से जुड़ी हुए जो रिपोर्टर्स हैं, जो पत्रकार हैं, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारत के पास कम स्टॉक बचा हुआ है। अगर अगले 10 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला, तो एलपीजी की किल्लतें देखने को मिलेगी। सरकार हालाँकि ट्विटर से मैं ये देख रहा था कि सरकार हर जगह ये कहने की कोशिश कर रही है, ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कोई भी ऊर्जा संकट या एलपीजी संकट भारत में नहीं है। तो काफ़ी ये मामला है। शहरों से जो पलायन हो रहा है मज़दूरों का, वो दिख रहा है। गुजरात में जो जैसे आपने गुजरात का ज़िक्र किया, गुजरात में सूरत में सबसे ज़्यादा इसका असर दिख रहा है और बड़े लेवल पर गुजरात में पलायन हुआ है और गाँव की सूरत से लोग गाँव की तरफ वापस जा रहे हैं। इसमें सूरत का जो कपड़ा उद्योग है, वहाँ पर जो मज़दूर हैं, वो गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, तो सब गाँव की तरफ लौट रहे हैं। गाँव की तरफ ये है कि ट्रेडिशनल ईंधन, जो लकड़ी का ईंधन होता है, उससे काम चल जाता है। तो आज मैं देख रहा था कि अलग-अलग शहरों में जो मज़दूर हैं, वो वापस पलायन करते हुए दिखे और ये मतलब उस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है ये, बहुत बड़ी खबर है। जी। और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की हालत खस्ता ही होती जाते जा रही है दिन प्रतिदिन। आपका क्या अंदेशा है कि कहां तक और गिरने की संभावना है? 93 रुपीस से तो आगे बढ़ चुका है काम। देखिए बुधवार की जो खबर थी वो हमने आपको बताई थी, उसमें 92.63 92.63 जो रुपए प्रति डॉलर हो गए थे और हमने बताया था कि बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार को बेसिकली बैंक की छुट्टी है, तो शुक्रवार को पता चलेगा कि 93 का आंकड़ा पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा और वो आज हुआ है। आज ऐतिहासिक ये हिस्टोरिकल गिरावट है रुपए की, इतनी कभी गिरावट नहीं हुई। और आप जब से ये हमला चल रहा है 2% से अधिक कमजोर जो है रुपया वो इस बीच हुआ है। 93 रुपए के रिकॉर्ड गिरावट के ऊपर आज रुपया पहुंच गया। 93 रुपए प्रति डॉलर आज है। डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर रुपया पहली बार देखने को मिल रहा है। इसमें वही जो कच्चे तेल की कीमतों का उछाल एक बड़ा है, बढ़ता चालू घाटा है ही और अर्थव्यवस्था पे लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था पे लगातार दबाव बन रहा है। पश्चिमी एशिया में तेल संकट के चलते जो विदेशी निवेशक हैं, वो भी इस समय लगातार भारतीय शेयर बाजार से भाग रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं। 8 अरब डॉलर से अधिक की जो निकासी है, यानी कि 8 अरब डॉलर से अधिक जो पैसे हैं, इन 10-5 दिन में ही निकाले हैं। तो ये काफ़ी काफ़ी बड़ी है। मतलब जनवरी 2025 के बाद अब बात करें हम मार्च 2026 में बात करें, तो ये सवा साल के बाद सबसे बड़ी ये निकासी मानी जा रही है और इसमें 19 मार्च ऐसी तारीख थी जिस दिन सबसे ज्यादा तकरीबन 2400 अंक 2500 अंक के आसपास जो है सेंसेक्स टूटा था। तो मतलब रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, ऊर्जा संकट तैयारी खड़ा है, शेयर बाजार टूट रहा है, जो विदेशी निवेशक हैं वो वो अपने पैसे निकाल रहे हैं, वो एग्जिट ले रहे हैं। ये सब कोई अच्छे संकेत नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीयों के लिए। वो साफ गुरप्रीत आप और हम मतलब देख पा रहे हैं। शहर खाली हो रहे हैं क्योंकि मजदूरों को सिलेंडरों के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है
और आप आपको थोड़ा हैरानी होगी कि भारत में मजदूर ना मतलब इवन 1-1 2-2 किलो गैस भी डलवाते हैं। उनके पास छोटे गोल सिलेंडर होते हैं और वो दुकानदारों से रिटेलर से 2-2 4-4 किलो गैस भी खरीदते हैं। तो बड़े सिलेंडरों से जो दुकानदार होते हैं 2-4 किलो गैस उसमें डाल देते हैं नलकी के। तो मतलब क्योंकि आपको पता है कि वो दिहाड़ी पर निर्भर लोग हैं। तो सब अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, जिनमें ज़्यादातर पलायन करने वाले आदिवासी समाज के ज़्यादा लोग हैं। और सब ट्रेडिशनल अब गाँव में एक एक चीज़ तो ये रहती है ना कि भाई कम से कम ट्रेडिशनल फ्यूल के ऊपर यानी कि लकड़ी से या उपले से उससे हम अपना काम चला लेंगे। तो ये देखने को मिल रहा है। अमीर के पास तो एक साधन है कि वो इंडक्शन खरीद ले रहा है, इंडक्शन चूल्हा जो खरीद ले रहा है। गरीब के पास तो अपने गाँव जाने के अलावा कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब 4-5 चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए का कमज़ोर होना, विदेशी इन्वेस्टर्स का भारतीय मार्केट को छोड़ना, शेयर बाजार का टूटना, ऊर्जा संकट खड़ा होना, ये मतलब एक बहुत डरावनी तस्वीर भारत में बन रही है। बिल्कुल तस्वीर खासी भयावह बन रही है। उधर बच्चों की मृत्यु दर कम करने की गति पड़ी और भी सुस्त। ये क्या माजरा है? कोई रिपोर्ट सामने आई है? अ, बिल्कुल साल 2024 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु उसमें जो गंभीर कुपोषण है, मलेरिया है या क्षेत्रीय असमानताएँ हैं, वो उनके बारे में रिपोर्ट आई है और उसमें ये बात मानी गई है कि दुनिया में 5 साल से कम उम्र के लगभग जो 5 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें लगभग 49 लाख बच्चों की डेथ हुई है। उसमें 23 लाख तो मतलब डेथ एट बर्थ है, यानी कि नवजात यानी कि पैदा होने के कुछ घंटे बाद ही उनकी डेथ हो गई है। गंभीर कुपोषण 1 लाख से अधिक बच्चों में है और वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है क्योंकि ये तो भई सिर्फ़ डेटा के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अ, देखिए सब सहारा जो अफ्रीकी रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा है, दक्षिण एशिया में भी 25 प्रतिशत जो ये पूरा आंकड़ा 49 लाख का बताया उसमें ओनली साउथ एशिया में 25% बच्चों की मौतें हैं, क्षेत्रीय असमानता स्पष्ट हैं। सब सहारा अफ्रीका में 58 परसेंट है ये नंबर। तो ये लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी नाम की ये बेसिकली डब्ल्यूएचओ और कई एजेंसीज की रिपोर्ट है और इसमें साल 2024 का जो डेटा है उसको मापा गया है। साल 2000 से लेकर साल 2015 तक आप देखिए कि लगातार तेजी दिखती है कि जिसमें बच्चों की मौतें, बच्चों का गंभीर कुपोषण वो सब कम हो रहा है लगातार। लेकिन 2015 के बाद ये जो रफ्तार है ये कमजोर पड़ गई है और इसमें गंभीर कुपोषण भी दिख रहा है और नवजात बच्चों की डेथ दिख रही है और 1 से 5 साल तक के बच्चों की डेथ दिख रही हैं। 1 महीने के बाद की जो मौतें हैं वो तो बहुत हैं जिसमें मलेरिया, दस्त, निमोनिया ये सारी चीज़ें शामिल है। अकेले मलेरिया की वजह से 17% मौतें हो रही हैं। तो काफ़ी मतलब भयावह स्थिति दुनिया में बन रही है। खासकर क्षेत्रीय असमानताओं की बात करें तो साउथ एशिया और सब सहारा अफ्रीका इन 2 इलाकों की काफ़ी खतरनाक सिचुएशन इस समय बनी हुई है। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो यूएन विशेषज्ञ जो हैं, उन्होंने उमर खालिद की जो हिरासत है, उसको मनमाना बताया है। हाँ, ये खबर मैं आज देख रहा था तो उसमें ये बात निकल कर सामने आई कि जो यूनाइटेड नेशन है उनके जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस बात को लेकर ये बात कही है कि उमर खालिद पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं और उनकी जो डिटेंशन है वो मनमानी है। इसमें जो यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन है जिसको यूएनडब्ल्यूजीएडी कहा जाता है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बेसिकली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट उमर खालिद की हिरासत को लेकर ये स्टेटमेंट दिए कि भई ये मनमानी हिरासत है और इसको 4 श्रेणियों के तहत इसको डिफाइन किया है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने, संगठन करने और सार्वजनिक मामलों में भागीदारी के अधिकारों के प्रयोग के ऊपर हमला निकाला है और ये चारों चीज़ों को का निष्कर्ष निकाल के ही यूएनडब्ल्यूजीडी ने ये रिपोर्ट सबमिट की है। अब आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तक बोल दिया कि 1 साल तक उमर खालिद और शर्जील इमाम हैं, वो अपनी बेल की पिटीशन भी नहीं लगा सकते रेगुलर बेल की। तो आप स्थिति देखिए कहाँ ह्यूमन राइट जो यूनाइटेड नेशंस के एक्सपर्ट हैं डिटेंशन को लेकर वो कह रहे हैं कि ये मनमानी हिरासत है और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी कानून के तहत
ये इस नोट के बारे में बात करें, मुआवजा और अन्य जो उनको नुकसान हुआ उसके बारे में बात करें, और कहाँ जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है वो ये कह रहा है कि नहीं 1 साल तक आप बेल एप्लीकेशन ही नहीं लगा सकते। तो आपको ये फर्क दिखेगा कि भारत की जो सर्वोच्च अदालत है उसका उसका हाल देखिए, यूनाइटेड नेशंस के जो एक्सपर्ट हैं जो उमर खालिद को लेकर जो बात कर रहे हैं वो देखिए। भारत में पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। आप हम और कई बार बात भी कर चुके हैं, ये जो जिन उमर खालिद और जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये साल 2020 में सीएनआरसी के बाद के आंदोलन के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। खासकर जो माइनॉरिटी समुदाय से जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स आते हैं उनके जो हालात हैं वो ज़्यादा खराब हैं। सिख पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इशू देखिए, मुस्लिम पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इशू देखिए, आदिवासी पॉलिटिकल प्रिजनर्स का इशू देखिए, तो आपको थोड़ी मतलब बहुत निराशापूर्ण जो रवैया है वो इंडियन स्टेट का दिखेगा पॉलिटिकल प्रिजनर्स के मामले में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक समय होता है, अगर कोई जैसे सिख प्रिजनर्स है उनको लेकर बात जब चलती है तो ये कहा जाता है कि वो एक समा था, वो एक सिनेरियो था जिसमें वो सारी चीजें हुई। अब वो समा भी नहीं है, वो सिनेरियो पूरी तरह से चेंज हो चुका है, लेकिन रवैया जो स्टेट का होता है वो वहां का वहां ही खड़ा है, वो इवन उससे भी क्रूर होता जाता है। खैर, आगे बढ़े। 2017 से अब तक 622 सफाई कर्मियों की मौत हुई है। क्या ये वही आंकड़ा है जो बताया जा रहा है कि सीवर वगैरह साफ करते हुए जो कर्मचारी मारे जाते हैं? देखिए, ये बड़ी खराब स्थिति है भारत की। सीवेज सफाई के कारण 2017 से अब तक 622 जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उनकी मौत हुई है। उसमें बेसिकली जो ये सवाल था, ये सामाजिक न्याय और अधिकारी जो राज्य मंत्री रामदास अठावले, उनके सामने लोकसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने पूछा था, और उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई हम 539 परिवारों को मुआवजा दे चुके हैं, लेकिन अभी भी 52 परिवार ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है। सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई 86, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में है 82, तमिलनाडु में 77 और हरियाणा में 76, दिल्ली में 62। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। मेरे को लगता है कि इसमें बहुत सारे सूबे ऐसे हैं जो इस किस्म की मौतों को दर्ज नहीं करवाते हैं। उनके बारे में तो जो ये डेटा है ये मेरे को लगता है कि बहुत कम है, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। 622 जो मौतें बताई जा रही हैं। देखिए गुरप्रीत, यही है कि कहाँ तो दुनिया में ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो इंसान को चांद तक पहुंचा देती हैं, अंतरिक्ष में पहुंचा देती हैं, और कहाँ जो अभी भी मल मूत्र और जो गंदगी है उसकी सफाई के लिए इंसानों को मैनुअली वो सफाई करनी पड़ रही है। और खासकर जो सेप्टिक टैंक है, जो सीवेज है, उसमें उतरना तो बहुत मतलब घटिया किस्म का काम है। और इसमें देखिए, इसमें एक जाति का एंगल भी है। आपको और हमको इस भारतीय समाज की सच्चाई का पता है कि जो सफाई जो सीवेज कर्मचारियों की जो डेथ्स हैं, इनमें मैं भी नंबर देख रहा था, 97% दलित समुदाय से आते हैं, और दलित समुदाय में भी एक खास जाति से आते हैं। तो ये बहुत 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 भयावह है, बहुत भयानक है कि कैसे जो जिसको लोग बोलते हैं आजकल कि देखो जी जाति खत्म हो गई, जाति खत्म हो गई। कहाँ खत्म हो गई है? कहाँ खत्म हो गई है बताइए? ये जो मौतें हैं जो ये हो रही हैं, इसमें क्या जाति का एंगल नहीं है? एक ही जाति से जुड़े हुए जो समुदाय के लोग हैं उनको सीवरों में उतरना पड़ रहा है और उनकी मौतें हो रही हैं, और जो सभ्य समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, वो खामोश है इन मौतों के ऊपर। कोई एआई, कोई मशीनों की, कोई आधुनिकीकरण की बात नहीं कर रहा। मॉडर्नाइजेशन की कोई बात नहीं कर रहा। सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कोई बात नहीं कर रहा। तो बहुत बहुत खराब स्थिति है गुरप्रीत, और मेरे को लगता है कि जो लोग ऐसे बोलते हैं कि जाति खत्म हो गई, जाति खत्म हो गई, और जाति से तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता, ऐसी जो बातें बोलते हैं, उनको इस रिपोर्ट को देखना चाहिए कि जाति नुकसान भी करती है, यहाँ तक जान भी ले लेती है, और जाति कोई खत्म नहीं हुई है। कैसे एक ही जाति के लोग सीवेज में मर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत दयनीय स्थिति है। जी। और इससे आगे बढ़े तो कानूनी मांग का हवाला देकर एक्स यानी कि ट्विटर ने कई पैरोडी हैंडल्स एक्टिविस्ट के अकाउंट पर रोक लगा दी है। हाँ, रोक लगा दी है ये कहें, या फिर कहें कि उनको विदहेल्ड कर दिया है, या उनको क्या कहें कि उनके ऊपर उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। खैर,
रोक से उतना उतना प्रभाव नहीं पड़ता। मेन बात है कि उनके खातों को बंद कर दिया गया है और वो अब कोई भी कंटेंट अपने मतलब अकाउंट से पोस्ट नहीं कर सकते। सरकार बड़ी अजीब है, मतलब चुटकुलों से डर रही है। जो ये अकाउंट ज़्यादातर विदहेल्ड किए गए हैं, इनमें लगभग ऐसे अकाउंट हैं जो बेसिकली कार्टून वगैरह पोस्ट करते हैं या फिर सटायर पोस्ट करते हैं अपने अकाउंट से। और उसमें जो अकाउंट्स हैं, इनमें नेहरू हू करके था। मतलब बेसिकली ये एक ऐसा अकाउंट था जो जिसमें बीजेपी को इस बात पे घेरता था कि कोई भी दुनिया भर में चीज होती है या फिर बीजेपी की कोई भी नालायकी होती है तो बीजेपी कहती है कि तो नेहरू की वजह से हुआ है। ऐसे स्टाइल ये करता था अकाउंट। उसको डॉक्टर निमो यादव है, इंडियन अर्माडा है, डक की बात है, ये सारे ऐसे अकाउंट हैं जिनको मतलब विदहेल्ड कर दिया गया है। और ये सारे इन अकाउंट्स को लेकर इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने भी जानकारी दी है। और ये मतलब ऐसा नया नहीं है, हमारे अकाउंट्स भी आपको पता ही है कि विदहेल्ड किए गए थे। अब इनके अकाउंट मतलब विदहेल्ड किए गए हैं। काफी कहें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में तो डर का माहौल कहेंगे कि डर का माहौल है। अब वो कैसे अपना कंटेंट पोस्ट करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तकरीबन आपको थोड़ा हैरानी होगी कि 1400 से अधिक पोस्ट या अकाउंट को हटाया दिया गया। उनके उनको हटाने के आदेश दिए गए। एक बड़ा नंबर है। यानी कि सरकार अपने खिलाफ ना तो किसी कार्टून को पसंद कर रही है, ना किसी चुटकुले को, ना किसी सटायर को, ना कोई ऐसे एक्टिविस्टों के अकाउंट्स को जो सरकार से सवाल पूछते हैं। काफी गंभीर स्थिति इस समय हो रही है। लोग कहते थे कि सोशल मीडिया आने के बाद देखिए बोलने की ये स्वतंत्रता, सोशल मीडिया पे आप कुछ भी पोस्ट करिए। ये हाल है भारत में कि अगर आप सत्ता के खिलाफ कोई कार्टून या कोई चुटकुला भी पोस्ट कर देंगे तो आपके अकाउंट को डिलीट कर दिया जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही अभी पंजाब में मनिंदरजीत सिद्धू लोकआवाज वाले, उनका भी आज जो पर्सनल अकाउंट है उसको विदहेल्ड कर दिया गया है। अभी थोड़े समय पहले ही ये जानकारी सामने आई है। जी। सो आगे आगे बढ़े तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2026 आ गई है। क्या कह रही है ये रिपोर्ट? हाँ, नाम रिपोर्ट का है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। लेकिन भारत के लिए काफ़ी निराशाजनक ये हम कह सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेलबींग रिसर्च सेंटर द्वारा और गैपल और यूनाइटेड नेशन के सहयोग से तैयार की जाती है। इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इनके जो 25 साल से कम उम्र के युवा हैं उनके बारे में भी बात की गई है कि वहाँ पर भी हैप्पीनेस कम हुई है। अ, लेकिन जैसे भारत है, भारत की स्थिति बहुत खराब है। भारत इस पूरी रैंकिंग में 116वें नंबर पर है। मतलब थोड़ा अजीब है कि भारत में लगातार जो हैप्पीनेस है वो कम हो रही है। इस रिपोर्ट में एक ये बात भी उठाई गई है कि जो ये हैप्पीनेस कम हो रही है इसका एक जो कारण बताया है हैप्पीनेस कम होने का, उसमें ये बताया गया कि सोशल मीडिया का यूसेज है और जो वर्क प्रेशर है उसके कारण जो नौजवान हैं उनमें कहीं न कहीं ये हैप्पीनेस कम हो रही है। भारत भारत में जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो 16% उसमें 16% उसमें गिरावट देखी गई है और अब 72% पहुँच गया है। काफ़ी अगर कहें कि इसमें आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी होती है वो भी है और जो आज़ादी है वो तो है ही है। काफ़ी मतलब क्या बोलें इसको, काफ़ी काफ़ी बड़ी गिरावट है। 116वें नंबर पे आना काफ़ी मतलब खराब स्थिति दर्शाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे आगे बढ़े तो हाई कोर्ट ने एनएचएआई भाव नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से स्पष्टीकरण मांगा है, रोड मैप मांगा है कि पंजाब में जो हाईवे प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर 3400 से ज्यादा तकरीबन 3500 तक पेड़ काटे जाने का मामला है। हाँ, काफ़ी पंजाब में एनएचएआई को लेकर लगातार विवाद हो ही रहे हैं। 3500 पेड़ काटे जाने की बात कही जा रही है और इतना ही नहीं, एनएचएआई के साथ तो जो पंजाब के किसान हैं उनका भी प्रॉपर पंगा पड़ा हुआ है। पंगा इस बात का पड़ा हुआ है कि बहुत सारी जैसे बरनाला में बेसिकली जो भारत वाला प्रोजेक्ट है उसके लिए किसानों की ज़मीनें जबरन ली जा रही हैं। किसानों को मुआवज़ा तक पूरा नहीं मिला है। तो वो एक
इशू चल ही रहा है अभी 3500 पेड़ों की कटाई को लेकर बात आ रही है कि भाई पटियाला बाईपास और जो फोर लेन करने के लिए या जीरकपुर बाईपास को 6 लेन करने के लिए पेड़ों को काटे जाना प्रस्तावित है। उसको लेकर भाई आप इतने पेड़ काट रहे हो तो इसका क्या मतलब कैसे आप इसकी क्षतिपूर्ति करोगे? पंजाब में वैसे ही जो ग्रीन एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4% है और आप ऐसे मतलब कोर्ट भी यही कह रहा है कि आप ऐसे एनवायरनमेंट को नजरअंदाज थोड़ी नहीं कर सकते हो कि आप पहले ही जो इतनी कम ग्रीनरी है पंजाब में उसको भी आप डेवलपमेंट के नाम पे काट रहे हो। तो देखते हैं कि एनएचआई क्या स्पष्ट रोड मैप सबमिट करता है, तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गुरप्रीत।